नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में। तो हम कर रहे थे 11th क्लास की बुक आरोह भाग 1, जिसमें हमने 5 लेखक देख लिए थे। आज हम कृष्ण नाथ से शुरू करते हैं अपनी क्लास। जो मेन चीज़ें होंगी वही देखेंगे, क्योंकि आपने रिवीजन करनी है। ये समय है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है। जो आपने पढ़ रखा है बस उसको देखना है, ताकि एग्ज़ाम में सारी चीज़ें याद आ जाएँ जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमाल यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ इतना कुछ नहीं है। आगे इनकी जो रचना बुक में दी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण और पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के साथ यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हो गई। ठीक है, स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उसका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संजोग बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी मन्नू भंडारी जी। लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। एक कहानी यह भी है कि ये पंक्तियां हैं। ठीक है, मन्नू भंडारी जन्म 1931 में भानपुरा में मध्य प्रदेश में। एक प्लेट सैलाब, अच्छे से याद रखने, इनकी कोई ना कोई रचना पूछी जा सकती है। मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, कहानी संग्रह, ये सारे के सारे। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, ये सारे उपन्यास हैं। पटकथाएं भी लिखी हैं इन्होंने। रजनी, रजनी भी है आपसे पूछी जा सकती है कि क्या है, एक पटकथा है। ठीक है, निर्मला, स्वामी दर्पण। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान मिला है। बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, आगे जहां आप मनु जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा, ध्यान रखना, ये पटकथा है। पटकथा का अर्थ पूछ लिया जाए तो पटकथा जानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा, रजत पट के लिए भी हो सकती है या फिल्म का स्क्रीन भी हो सकता है। ठीक है, और टेलीविज़न के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। रजनी पिछली सदी के नवें दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। ये बात याद रखनी है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भी विषय कर रहे थे। वासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी। किसकी निर्देशन में बना? वासु चटर्जी। ठीक है, तो बस इतने पॉइंट इसमें आपने याद रखने हैं। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। तो इसका विषय क्या है ये याद रखना है। ठीक है, रजनी पटकथा का विषय क्या है? ये व्यवसाय बनती शिक्षा की ओर, शिक्षा की समस्या पर हमारा ध्यान खींचता है। ठीक है, नेक्स्ट है अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों हैं। आईने के सामने से ये पंक्तियां ली गई हैं। कृष्णचंद्र जिसकी रचना है जामुन का पेड़। ठीक है, तो ये पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजरांकला में इनका जन्म हुआ 1914 में। एक गिरजा ए खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, कहानी संग्रह है। शिक्षत, यरगाम की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है। एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज़ की नाव, मेरी यादों के किनारे उपन्यास हैं। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं इनकी हैं। एक नज़र इनमें से आप निकाल लीजिएगा। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विदा को नई
ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्ण चंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कृष्ण चंद्र की प्राथमिक शिक्षा, ये चीज़ें इतनी याद रखने वाली बात नहीं है। यूँ तो कृष्ण चंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत लिखे हैं। लेखक उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने, दो कहानियां आपने याद रखनी है। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक, रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है, तो ये इसकी विधा याद रखना है, हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर लाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसीलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्ति पूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़ती हैं, तो कोई हैरत नहीं है। ठीक है, तो बस आपने यही याद रखना है कि जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की रचना है, जो एक हास्य व्यंग कथा है। नेक्स्ट है हमारे, सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और अपनी जड़ें जनमन में समाई रहती हैं। ये उपसंहार भारत की खोज से लिया गया है। भारत की खोज 8th क्लास में है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा शायद की रचना है ये। ठीक है, तो आगे है जवाहरलाल नेहरू जी। उनका जन्म हुआ 1889 में इलाहाबाद में। मेरी कहानी आत्मकथा, मेरी कहानी एक आत्मकथा इनकी लिखी हुई। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद है। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का संग्रह है। याद रखना है, इनकी कोई ना कोई रचना पूछी जा सकती है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। ये चीज़ें शायद ना आपके पेपर में पूछी जाएँ, तो फिर भी आपने ध्यान दे लेना, थोड़ा सा इसको देख लेना है। उसके बाद प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। हिंदुस्तान की कहानी का ये 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरि भाऊ उपाध्याय ने किया है, ये भी याद रखना है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार है और क्यों भारत एक है। ठीक, एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की यह का मतलब है जहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। ठीक है, भारत माता की जय का मतलब पूछा जा सकता है, तो ये आपने देख लेना है कि पाठ में इसका मतलब क्या दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे, कलाक्रम एक विचित्र उन्माद है, उसे विश्वास से सहेजना है। संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान मौन प्रतीक्षा में अकेले ही आत्मा का ताप से ली गई हैं पंक्तियाँ। ये सैयद हैदर रजा, इनकी रचना। जन्म हुआ 1922 में बाबरिया गांव में। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु हुई सन 2016 में। रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद सन 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन किया। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया, उनमें सैयद हैदर रजा का नाम महत्वपूर्ण। रजा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सामान्य नहीं है, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया है, उनमें हुसैन और सुजा के साथ रजा का नाम अगली पंक्ति में आता है। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। इनकी जो जहाँ दिया गया पाठ सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। तो बस यही चीज़ आपने याद रखनी है कि आत्मा का ताप पुस्तक का एक अध्याय है जो यहाँ पर पाठ दिया हुआ है। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है, ये याद रखना है बस। जहाँ रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट राइटर हैं हमारे, मैं कहता हूँ
आंखी देखी तू कहता कागज की लेखी। कबीर जी आ गए। कबीर बाणी हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखी है ये कबीर बाणी। कबीर बाणी के राइटर पूछे जा सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर का जन्म आपको पता ही है 1398 वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं बीजक जिसमें साखी शब्द एक रमैनी संकलित हैं, ठीक है। 1518 में बस्ती के निकट मगहर में उनकी मृत्यु हो गई। कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा, ये प्रश्न याद रखना है, निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, ठीक है। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणी का डिक्टेटर कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, रिपीट भी हो सकता है। जी इसमें 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है। मृत्यु कहाँ हुई, जन्म कहाँ हुआ, कौन सी निर्गुण धारा से थे, ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, ठीक है। और इन्हें बाणी का डिक्टेटर कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, जैसे कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है। कैसे ज्ञान प्राप्त किया है ये भी आपने ध्यान रखना है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। उनकी रचनाओं में नाथों सिद्धों सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे, ठीक है। तो आगे है मीरा भाई की पदावली परशुराम चतुर्वेदी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ कट हो गया, कोई बात नहीं है। आगे है इनका जन्म हुआ 1498 में कुड़की गांव में, ध्यान रखना कुड़की गांव में। प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिजोरो माहेरो, ठीक है, ये याद रखना है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु थे। उनके गुरु कौन थे, ये पॉइंट नोट करना है, ठीक है। बचपन में ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती थी। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। कहाँ आ गई, मेड़ता आ गई, ठीक है। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चलेगी। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। ये 3-4 पॉइंट आपने नोट करने हैं, पूछे जा सकते हैं। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया है। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया था तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चय थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में इस युग में यहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी, ठीक है। मीरा की कविता प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। ये याद रखना है कि गुण कौन सा है, सादगी और सरलता है। कहीं आपको ऑप्शन में भक्ति भी मिल सकता है, लेकिन जहाँ मुख्य गुण दे रखे हैं सादगी और सरलता। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उसके पद आज भी लोकप्रिय हैं, ठीक है। उनकी भाषा मूलतः पूछी जा सकती है, राजस्थानी भाषा थी, ठीक है। कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव आ जाता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो काव्यखंड पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपको हिंदी साहित्य में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इसको अच्छे से करना है। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाज और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं, तो ये लाइन याद रखनी है। नेक्स्ट है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। पथिक की रचना किसकी है, रामनरेश त्रिपाठी की।
और रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? मिलन, पथिक, स्वपन, मानसी फुटकर कविता संग्रह है। ठीक है, काव्यखंड कौन कौन से हैं? मिलन, पथिक, स्वपन, मिलन, पथिक, स्वपन। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी छायावादी पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। ठीक है, छायावादी कवि हैं ये, खड़ी बोली के। आरंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर, तो यहाँ इतना कुछ नहीं है। रोमांटिक प्रेम के को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया। कविता कौमुदी में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत का संकलित है, ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव गांव घूमकर एकत्र किया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया। तो ये पंक्ति थोड़ी सी याद रख लेनी है। उसके बाद है प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। बस यही मेन चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है जहाँ किसी साधु जन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। आगे नेक्स्ट है, कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द स्वर सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हों सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। तो पल्लव की भूमिका यहाँ से ये ली गई है। सुमित्रा नंदन पंत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाओं को अच्छे से देखना है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? मूल नाम गोसाई दत्त, ये याद रखना है, मूल नाम बहुत पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, जुगवाणी, ग्राम्य, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन इनकी मेन रचनाएं हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण। सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के चतेरे कवि। ठीक है, हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में, यहाँ एक बार छोड़ सकते हैं आप, मेन चीज़ें देखते हैं। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रकृतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी हैं। तो ध्यान रखना है, ताज कविता इनकी है। ठीक है, प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी हैं। इसके साथ ही अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे हैं। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में काम किया है। रूपाव नामक पत्रिका का संपादन भी किया है, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श किया है। पंत की भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। तो क्या कहते हैं? उन्हें चित्र भाषा कहते हैं। ब्रजभाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया है और पल्लव की भूमिका विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया है। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता है। तो कौन से दौर की है? प्रगतिशील की। इसमें विकास की वृद्धावासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। जुग जुग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था से निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किए। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो कवि हमने पढ़ने हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू इस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली। इनकी रचना सतपुड़ा के जंगल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सन्नाटा, गीत फरोश,
चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम अनाम तुम आते हो, ईद ने मम, ठीक है, आदि रचनाएं हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इस प्रकार से 1985 में इनकी मृत्यु हो गई। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें से प्रमुख हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसीलिए उन्हें कविता का गांधी कहते हैं। तो ये क्यों कविता का गांधी कहते हैं, ये पंक्ति थोड़ी सी आपने यहाँ पर ध्यान दे लेनी है। आगे है कुछ लिख के ये रिपीट हो गया, ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है, क्या हो गया, इतनी बार कैसे आ गया, कमाल है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारे त्रिलोचन जी। मूल नाम वासुदेव सिंह, ठीक है, मूल नाम देख लेना। रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर जीने की कला, देशकाल, रोजाना मचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, गद्य, हिंदी के नए कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान। धरती याद रख लेना, गुलाब और बुलबुल याद रख लेना, ठीक है। इसमें से ताप के ताए हुए दिन एक बार नज़र में से निकाल देना, ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रागात्मक, संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ वे बहुभाषिक शास्त्री भी हैं, इसीलिए उनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया, लेकिन वह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनी। त्रिलोचन जीवन में निहित यहाँ पर पता नहीं क्या है, लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है। तो इनकी भाषा शयावादी रोमानियत से मुक्त है था, उसका ठाट ठेठ गांव की ज़मीन से जुड़ा हुआ। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। अंग्रेजी छंद, ठीक है, सोनेट, ये याद रखना। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को जटिल और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती नामक कविता धरती संग्रह से ली गई है। ये है मेन पॉइंट, बस आप इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। ये कहाँ से ली गई है, धरती संग्रह से ली गई है, ये चीज़ आपने याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे दुष्यंत कुमार जी। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, साये में धूप, जलते हुए वन का बसंत, एक कंठ विष पाई, ये भी पूछी जा चुकी है। इनकी सारी रचनाओं को ध्यान से देखना, गीति नाटक है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये उपन्यास है। इनकी रचनाएं अच्छे से देख लेनी है। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु वह छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है। उनके छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमा बड़े में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विष पाई शीर्षक गीति नाटक हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। तो ये एक गीति नाटक है, ये चीज़ याद रखनी है, एक कंठ विष पाई, ठीक है। तो बस जो मेन चीज़ें हैं इनमें देखते हैं। गज़ल एक ऐसी विधा है सॉरी, बहुत स्पीडली मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर थोड़ा बहुत कोई पढ़ने में इधर उधर हो गया तो इग्नोर करना, ठीक है। मेन चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, बस कोई रचना आपकी नज़र से छूटनी नहीं चाहिए। शिला पर चली शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार, बचन सौरभ, ठीक है। अक्क महादेवी,
अक महादेवी से एक प्रश्न पिछली बार ही शायद पूछा गया है। हिंदी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा रचनाएं, ठीक है, एक ही है। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है। अक महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवित्री थी। चन्न मल्लिकार्जुन देव उनके आराध्य थे, ये याद रख लेना। बसवन्ना और अल्लांबा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ वहीन होता है, ठीक है, अक शब्द का अर्थ ना पूछा जाए, वहीन होता है। अक महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वहाँ एक स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कभू नहीं कीनी, जो रण माही सूरो अक्का पर पूर्णतः चरितार्थ होती है, ठीक है। तो बस ये पंक्ति याद रख लेनी है अक महादेवी के बारे में। अक के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ी और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में व्यक्त किए। इस प्रकार अक महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में एक क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजर प्रेरणा स्रोत है। यहाँ इनके 2 वचन दिए गए हैं, दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है, ये याद रखना है। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। यह उपदेशनात्मक न्याय होकर प्रेम भरा मनुहार है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है। दूसरे वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। ये पूछा जा सकता है कि पहले वचन में क्या है, दूसरे में क्या है। चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त, किसकी भक्ति, चन्न मल्लिकार्जुन की भक्त अक महादेवी उनके अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। वे ऐसी निष्प्रह स्थिति की कामना करती है जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो नेक्स्ट है हमारे भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द यहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, बीच का रास्ता नहीं होता। पाश, इनकी अवतार सिंह संधू इनका नाम है। लौह कथा उड़दें बाजा मगर, बाजा मगर साढ़े समियाँ, साढ़े समियाँ बिच लड़ेंगे साथी, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि सब भी गाता है, ठीक है। तो ये इनके बारे में रचनाएं हैं इनकी। पाश समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। पंजाबी साहित्य से जुड़े कौन से कवि हैं, पाश हैं। मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्मे पाश की शिक्षा नियमित ढंग से स्नातक तक हुई। पाश जन आंदोलन से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य प्रदान किया, इसमें इतना कुछ नहीं है। तो यह कविता दिनों दिन अधिकाधिक निस्संग और क्रूर होती जा रही है। पाश ने जन चेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और सियाड़, हेमज्योति, हॉक एंड 47 आदि पत्रिकाओं का संपादन किया, ठीक है। यहाँ इतना कुछ नहीं है। 1988 में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए और देश की आवाम के लिए शहीद हो गए थे। तो ये था हमारे पास। आगे है निर्मला पुतल, शायद ये लास्ट है, निर्मला पुतल। हाँ, इनके बारे में बस 1-2 रचनाएं हैं, ये देख लीजिए। निर्मला पुतल, नगाड़े की तरह बजते शब्द अपने घर की तलाश। प्रमुख रचनाएं 2 ही हैं, नगाड़े की तरह बजते शब्द अपने घर की तलाश। निर्मला पुतल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा की और काफ़ी समय तक बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इतना कुछ नहीं है इनमें। तो यथार्थ आओ, ठीक है। यहाँ 1-2 कुछ स्पष्ट नहीं है, चलो कोई पॉइंट होगा तो मैं क्वेश्चन आंसर में आपको बता दूंगी। तो आज हमारी जो एनसीईआरटी है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। पीएचडी वाले बच्चे जितना इतना देख लेंगे ना तो सारी की सारी रचनाएं आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।